हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आवर। माय नेम इज़ रोमित और आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने वर्ल्ड वॉर बताना शुरू किया था आपको और आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, और दो देशों के बीच ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और ये इसमें एक एक करके बहुत सारे देश इंक्लूड होने शुरू हो गए, ठीक है। इनमें से कुछ देशों को, जो देश इसमें इंक्लूड हुए, इसमें से दो ग्रुप कहलाए, एक को मित्र राष्ट्र कहा गया और एक को ध्रुव राष्ट्र कहा गया, ठीक है। यानी जो ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया की तरफ के जितने भी देश थे वो सब मित्र राष्ट्र कहलाए और दूसरे जो थे उनको ध्रुव राष्ट्र कहा गया, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, ये सारे देश इंक्लूड थे। मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र को हम इंग्लिश में एक्सिस पावर और अलाइड पावर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम इसे सेंट्रल पावर्स भी कहते हैं ध्रुव राष्ट्र को। तो स्टोरी वही है, बस नाम अलग है। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ और ये दो देशों से होते हुए कई देश इसमें इंक्लूड होते चले गए, जैसे कि 1915 में इटली इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है। बाद में 1915 में जापान भी इंक्लूड हुआ मित्र राष्ट्र की तरफ से, ऑलमोस्ट मित्र राष्ट्र की तरफ से थे। आपको बस अगर आपको दिक्कत होता है तो आप ध्रुव राष्ट्र के 3-4 देश है उसको याद कर लो, बाकी के सारे जितने भी बच गए मित्र राष्ट्र में, ठीक है। ध्रुव राष्ट्र में कम देश है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व होने लग गए और मैंने कहानी कहाँ छोड़ा था, मैंने स्टोरी को छोड़ा था 1917 की रूसी क्रांति के पास। जब 1917 में रूसी क्रांति हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उस रूसी क्रांति को क्या कहते हैं, कैसे हुआ, हम उसको जानेंगे आज। यहाँ पे जो रसिया की जनता थी वो काफी ज्यादा राजा से परेशान थी, राजतंत्र को समाप्त करना चाहते थे और राजतंत्र को समाप्त करने के लिए उनके पास एक होप, एक उम्मीद था, ये क्रांति। जिस क्रांति को लीड कौन कर रहे थे, व्लादिमीर लेनिन। और एक विचारधारा जिसे हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं, इसके आधार पर ये पूरी क्रांति हो रही थी। ये विचारधारा आया कहाँ से? तो इस विचारधारा के पहले तो बहुत सारे विचारक हैं, ठीक है, जिसको हम काल्पनिक समाजवाद विचारक कहते हैं। बाद में कार्ल मार्क्स हैं। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स, जिनको वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है, उनके विचारों से ये विचार बना था। ये टॉपिक वैसे ग्रेजुएशन का है, हम वहाँ इसको छोड़ते हैं, बस इतना जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया एक विचारधारा था। इस विचारधारा में था क्या, ठीक है, समाजवाद है क्या? तो समाजवाद को समझने से पहले आपको पूंजीवाद को समझना पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे समाजवाद और पूंजीवाद में क्या फर्क है, ठीक है। तो पूंजीवाद जो विचारधारा है, ठीक है, ये एक अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी। ये कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका जैसे देशों में। पूंजीवाद में क्या होता है, इसको समझिए। पूंजीवाद में दो टाइप के लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक अमीर और एक गरीब, एक धनी वर्ग और एक निर्धन वर्ग, ठीक है। अमीरों के पास पूरी संपत्ति होती है, उनके पास फैक्ट्रियां, यानी उत्पादन के साधन और वितरण के स्रोत। उत्पादन के साधन क्या होते हैं? उत्पादन के साधन आपके होते हैं फैक्ट्री, खेत, प्रोडक्शन तो यहीं से हो रहा है, और वितरण के स्रोत क्या होते हैं? मार्केट, मॉल, शॉप वगैरह, ठीक है, यहां से वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन दोनों पर ही किसी व्यक्ति विशेष का अधिपत्य होता है, यानी कमांड होता है, कंट्रोल होता है। यानी कुछ समाज के मुट्ठी भर गिने चुने जो अमीर लोग होते हैं उनका कंट्रोल होता है उस पर, इन चीजों पर। और इसके बाद हम देखते हैं, और इनकी फैक्ट्रियां होती है, इसमें कौन होते हैं? मजदूर लोग काम करते हैं। मजदूरों को क्या दिया जाता है काम करने के बदले में? सैलरी, यानी कुछ हिस्सा, उनके इनकम का कुछ हिस्सा मजदूरों को दे दिया जाता है। बाकी का जो पैसा जितना भी बचा, प्रॉफिट मनी, वो सारा का सारा कहाँ चला गया? अमीरों की जेब में। और इससे हम देखते हैं कि अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब और गरीब हो जाता है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क बढ़ जाता है, ठीक है। यहां पर एक सरकार जैसी संस्था भी आपको देखने को मिलती है। अब सरकार के पास इनकम का कोई जरिया तो है नहीं, ठीक है, सरकार के पास तो कोई साधन नहीं बचा, ना उत्पादन का साधन है, ना वितरण का साधन है, ना मार्केट है उसके अंडर में, ना ही प्रोडक्शन है, ठीक है। तो अब सरकार अपने खर्चे को कैसे चलाएगी? तो सरकार अपने खर्चे को चलाने के लिए अमीरों से उनकी इनकम का एक हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेती है, जैसे सेल टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, ठीक है, अदर वैल्यू एडेड टैक्सेस लगा करके उनसे इनकम का एक हिस्सा ले लेती है और उससे वो पूरे सरकार अपने खर्चों को चलाती है, ठीक है। सरकार अपने खर्च को चलाती है, देश की सेना को देखती है। अब देखो, किसी भी देश की सेना को हम प्राइवेट हाथों में तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो देश अगर मान लो किसी प्राइवेट हाथ में चला गया
तो जिसकी सेना देश को पूरा गुलाम बना लेगा आराम से। तो सेना हमेशा सरकार के हाथ में होती है। तो सेना का खर्चा, थोड़ा बड़ा जल कल्याण का भी काम देखना होता है, ठीक है, उसमें खर्चा, सरकार की सैलरी, इन सब चीज़ों को पैसे को खर्च करती है। और ये पैसा खर्च करने के लिए कहाँ से लेते हैं? अमीरों से। और अमीरों को भी बदले में एक फैसिलिटी देती है, एक सिस्टम बना करके रखती है पूरा, ठीक है। इसको हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। इसी व्यवस्था को हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। ध्यान रहे, पूंजीवादी जो व्यवस्था वो सिर्फ एक अर्थव्यवस्था है। किसी भी देश को चलाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक शासन व्यवस्था और एक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी वहां की इकोनॉमी कैसे चलेगी, और शासन व्यवस्था यानी वहां पे शासन कैसे चलाया जाएगा। इकोनॉमी चलाने के लिए अगर हम बात करें तो हमें वहां की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पूंजीवाद की जरूरत है, लेकिन शासन व्यवस्था तो पूंजीवाद नहीं चला सकता। तो वहां पर हम उसको, उसके जगह पर अमेरिका में यूज किया गया है क्या? लोकतंत्र, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी का इस्तेमाल किया गया शासन व्यवस्था को चलाने के लिए और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है। अब पूंजीवाद समझ गए तो समाजवाद भी समझ ही जाओगे, वो भी मैं समझा देता हूं। पूंजीवादी व्यवस्था में अभी मैंने आपको बताया क्या था कि इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूम रहा है। समाजवादी व्यवस्था में क्या है कि इनका ये मानना है कि भाई देखो, जितने भी उत्पादन के साधन और वितरण के स्रोत हैं उन सब पर किसी व्यक्ति विशेष का आधिपत्य नहीं होना चाहिए भाई। पूरे समाज का सामूहिक अधिकार होना चाहिए, सबका इस पर अधिकार होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई कोई बच्चा अगर गरीब घर में पैदा हो गया और कोई बच्चा अमीर घर में पैदा हो गया, उसको पूरी फैसिलिटी मिलती है और उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो गलत है, तो अन्याय है, तो पार्शलिटी है, ठीक है। तो उनका मानना था कि सबको ना चांस बराबर दो, फिर कौन अपनी मेहनत से ऊपर आता है और कौन अपनी मेहनत से नीचे रह जाता है ये उस पर छोड़ दो। जबकि पूंजीवाद में क्या है, जो अमीर घर में पैदा हुआ चाहे मेहनत करे ना करे उसको मर्सिडीज मिल रही है, ठीक है, सारे फैसिलिटी मिल रहे हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, और जो गरीब घर में पैदा हुआ उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो समाजवादी व्यवस्था में इसका जस्ट अपोजिट था। और समाजवादी व्यवस्था में क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन और वितरण के स्रोत पर यानी खेत, फैक्ट्री, इन सब पर पूरे समाज का हक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पूरा समाज को संभालेगी कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी में यही था। बाद में व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि भाई कुछ अमीरों का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा और यहाँ पे एक सरकार सिस्टम भी करना पड़ेगा, कुछ को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा, कुछ गिने चुने लोगों को, ठीक है, जो सरकार चलाए। तो वो इसके अंदर इस कार्ल मार्क्स की थ्योरी में एक नया चीज लेकर के आते हैं, सरकार सिस्टम लेकर के आते हैं, उसके अंदर जो कुछ पार्टी सिस्टम लेकर के आते हैं, जो जिसको समाजवादी पार्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, ठीक है, समाजवाद साम्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि समाजवादी व्यवस्था में सारा का सारा क्या है, जनता का है, और जनता की तरफ से कौन देखेगा, जनता की तरफ से इस व्यवस्था को कौन देख रहे हैं, इस व्यवस्था को सरकार देख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर अब क्या, मेहनत करना सबके लिए अनिवार्य है, जो करेगा वो खाएगा, जो नहीं करेगा वो भूखा रह जाएगा। तो जो व्यक्ति भी, अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति, जितनी भी कंपनी, फैक्ट्री और खेत वगैरह है, कुछ भी प्राइवेट नहीं है, अब सबका सब क्या है, सरकारी है, सबका बराबर का हक हो गया। अब उसमें मजदूर लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, और बदले उन्हें क्या मिलेगा, सैलरी। और प्रॉफिट का सारा पैसा कहाँ गया, सरकार के पास। अब चूंकि प्रॉफिट का सारा पैसा सरकार के पास चला गया है, तो क्या सरकार को जरूरत है टैक्स की, बिल्कुल नहीं भाई। वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था में 20% अगर मजदूर को सैलरी देते तो 80% चला गया अमीरों के पास, सरकार के पास कुछ बचा नहीं, तो 10% टैक्स ले रही है। और यहां पर अगर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा 20% गरीबों को चला गया, मजदूरों को चला गया, तो बचा 80% तो पूरा सरकार के पास चला गया। वहां 10% मिल रहा सरकार को, यहाँ 80% मिल रहा, भाई बहुत ज्यादा मिल गया। तो सरकार क्या करती है उस पैसे का इस्तेमाल क्या करती है, सेना पे, अपनी सैलरी पे। उसके बाद भी बहुत पैसा बच जाता है। अब जब बहुत सारा पैसा बच गया तो उस पैसे को जन कल्याण में यूज करती है, ठीक है, वेलफेयर, जैसे फ्री एजुकेशन, भाई बहुत पैसा सरकार के पास, एजुकेशन फ्री दे सकती है, दे दिया, ठीक है। फ्री हेल्थ फैसिलिटीज बहुत फ्री। अब जैसे जहां पर इस तरीके का व्यवस्था है, अब इंडिया एग्जांपल ले लो, इंडिया वैसे अलग है, पर जहां पर समाजवादी व्यवस्था, वहां पर क्या है कि आप अगर बीमार पड़े मुफ्त में आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन अमीर देश में अगर आप पूंजीवादी व्यवस्था में जाओगे तो वहां पर अगर आपको फीवर भी होता है तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा आपको इलाज कराने का, क्योंकि प्राइवेट है भाई, सरकार की तरफ से नहीं है, कोई रियायत नहीं है, ठीक है। तो वहां पे काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, और सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करा रही है। तो ये व्यवस्था, उसके बाद भी पैसा बहुत बच गया तो जनता को सब्सिडी के रूप में दोबारा वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। राशन फैसिलिटी भी देती है, जो गरीब है, जो मतलब बेसिक अपना भोजन भी, जो बेसिक चीजें, रोटी, कपड़ा और छत, अगर वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो उसको वो चीजें भी मुहैया कराती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि इस व्यवस्था में बताया जाता है कि जो लोग जैसे जो लोग काम करेंगे
जिस पोस्ट पे, मान लो कि कोई बहुत मेहनती है, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे पोस्ट पे गया काम करने के लिए, तो उसको उसके हिसाब से रहने के लिए घर मिलेगा। अब एक छोटा घर हो गया, एक उससे बड़ा हो गया, बंगलो हो गया, ठीक है, तो बड़े पोस्ट पे है, मैनेजर के पोस्ट पे, तो बंगलो मिलेगा। अब मैनेजर का बेटा निकल गया नालायक, ठीक है, वो लेबर का जॉब कर रहा है, तो उसको लेबर के हिसाब से क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जितने भी घर है वो प्राइवेट नहीं है, सबके सब सरकारी है। जब तक आप काम करोगे आप रहोगे, ठीक है। आपका बेटा आपसे बढ़िया निकल गया, अच्छा काम करा तो उसको अच्छा मिलेगा, नहीं करेगा खराब काम करेगा, लो लेवल का काम करेगा तो लो लेवल का मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या है कि बाप का संपत्ति पर बेटे का अधिकार वाला सिस्टम वैसा नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत उसके लिए सेविंग्स करके पिताजी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूरा जायदाद इकट्ठा करके दे दिए और वो अपना ऐश करे जा रहा है, तो ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का क्या अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो रसिया में जो क्रांति हुआ 1917 की जो क्रांति है, इसको समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, ठीक है, जो व्लादिमीर लेनिन लेकर के आए। इस क्रांति के बाद यहाँ पर क्या अपना लिया गया, समाजवाद को अपना लिया गया। और जब समाजवाद को अपनाया गया ना, तो क्या हुआ, आसपास के जो 15 देश थे, जो इसके अगल बगल के 15 देश थे, उन देशों ने भी क्या किया, अपने आप को रसिया में मर्ज कर लिया। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 इस तरीके से देश है, 15 देश है, तो इसका बॉर्डर क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब रसिया और भी बड़ा हो गया 15 देशों को मिलाने के बाद। तो अब पहले वो एक ही देश था, उसके अंदर 15 देश और आकर के जुड़ गया, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो क्या उसको सेम ही नाम से बुलाएंगे, अब नाम में बदलाव नहीं होगा। रसिया तो भाई उसका पुराना नाम था जब वो अकेले था, अब और लोग जुड़ गए तो नाम बदलो। तो रसिया का नाम यहां से बदल करके इसका नाम कर दिया गया, इंग्लिश में USSR कहते हैं इसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, और हिंदी में कहते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य। गणराज्य क्यों, रिपब्लिक, जनता का। तो यहां से हम देखते हैं कि रूस में क्या हुआ, समाजवादी शासन व्यवस्था को अपनाया गया, और रूस के अंदर आसपास के 15 देश जब मिल गए तो इसका क्षेत्रफल काफी ज्यादा बढ़ गया। अब चूंकि सत्ता चेंज हो चुका है, पहले कौन थे यहाँ के राजा, जार निकोलस द्वितीय, और अब कौन लीड कर रहे हैं, व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन जैसे लीड पे आए, उन्होंने विश्व युद्ध से अपने आप को पीछे कर लिया। इन्होंने जर्मनी का, भाई देख तुम्हारी लड़ाई है, हमें गलती हो गई, पिछली बार हम लड़ाई में पड़ गए, अब हमें दूर रहना दो। तो विश्व युद्ध से धीरे धीरे पीछे हट गए और अपना फिर पूरा फोकस किया अपनी सेना, अपनी आर्मी, सब चीज को स्ट्रॉन्ग करने पे, ठीक है, जिसका फायदा इनको आगे चल करके मिलता है, ठीक है। इसको हम आगे समझे, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखेंगे। तो यहाँ से पूरी तरीके से अलग होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस वर्ल्ड वॉर में एक और देश की एंट्री होती है, वो है अमेरिका, USA, ठीक है। USA की एंट्री हुई 1917 में, देखा जाए तो ऐसे इसकी एंट्री हो गई थी। अब इसकी एंट्री कैसे हुई, जिन देशों के साथ जर्मनी का युद्ध चल रहा है उन देशों को ये जाकर के हथियार बेच रहा है, ठीक है। अब अमेरिका हथियार बेच रहा है, वैसे बहुत सारे रीजन थे। अब मान लो मेरी किसी से, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और सामने वाले दुश्मन को कोई आकर के कह रहा है भाई ये ले डंडा 100 रुपए में मार इसको, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा ना। वैसे ही जर्मनी को भी आया। दूसरी बात, अब अगर उसको हम बोले भाई मत दे इसको डंडा, तो वो कह रहा भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, तेरे को लेना तू भी ले ले, 100 रुपए तू भी दे दे, पर हम क्यों ले, हमारे पास तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो जर्मनी ने इसका विरोध किया, अमेरिका को मना किया, अमेरिका नहीं माना, ठीक है। इसके अलावा क्या था, एक और रीजन था, जब अमेरिका के जो क्या कहते हैं, जो सिविलियंस थे अलग अलग देश के साथ जाते, तो जर्मनी की जो नौसेना है उन जहाजों पर अटैक करके उसको ध्वस्त कर देती थी, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका की कुछ सिविलियंस जा रहे थे, ठीक है, इटली के सिविलियंस के साथ, और उस जहाज पर अटैक कर दिया गया और अमेरिका के काफी सिविलियंस मारे गए। तो अमेरिका को भी गुस्सा आ रहा था, तो जर्मनी के मन में भी अमेरिका के प्रति गुस्सा है, अमेरिका के मन में भी जर्मनी के प्रति गुस्सा है, दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हो रहे हैं। और फिर वो दिन आ गया जब जर्मनी ने अमेरिका पर हमला कर दिया। अब ये जर्मनी की भूल कह लो या गलती कह लो, क्योंकि जर्मनी कई सालों से लड़ रहा था, लड़ते लड़ते तो जाहिर सी बात है उसका ताकत कमजोर होगा, क्षय होगा, और अमेरिका भी फ्रेश ताजा ताजा आया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, सबने मिल करके, अमेरिका जर्मनी पे भारी पड़ गया और सबने मिल करके जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। और ये बात है 1918 की। 1914 में हमारा विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना, अब हम आ गए 1918 में, ठीक है। तो 1918 में अगर हम आ जाते हैं, 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो 1918 में जाकर के क्या हुआ, इसको चारों तरफ से कवर अप कर लिया गया, और कवर अप करने के बाद इसे अल्टीमेटम दे दिया गया, भाई या तो हार मानो या तो हम आपके पूरे देश को नस्तो नाबूद कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। अब क्या करें, अब जर्मनी के जो उस वक्त जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो हार नहीं मानूंगा,
और अब युद्ध लड़ भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा मैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, आत्मसमर्पण के अलावा कोई चॉइस ही नहीं था उनके पास, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। अब जो दूसरा बंदा बना जर्मनी का, ठीक है, अब वो बंदा भी क्या करेगा भाई, समर्थन तो करना, आत्मसमर्पण तो करना ही पड़ेगा। उसने सरेंडर किया। जब उसने सरेंडर किया तो फिर इसके बाद एक संधि हुई, जिस संधि को हम कहते हैं वारसाई की संधि कहते हैं। इस वारसाई की संधि में क्या हुआ, इस पर शर्तों को थोपा गया। इस वक्त अमेरिका के जो, देखो अमेरिका के जो इस वक्त राष्ट्राध्यक्ष थे वो थे विल्सन, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन। विल्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते थे, युद्ध वगैरह से बिल्कुल दूर, बहुत सालों तक विश्व युद्ध से बिल्कुल अलग रहे। लेकिन जब बात काफ़ी ज़्यादा हो गई तो भाई बेचारे को उतरना पड़ा। यहाँ तक कि इनकी जनता इनकी आलोचना करती थी कि आप युद्ध से डर रहे हो, युद्ध से पीछे हो। विपक्ष के जो लोग थे, इलेक्शन जब चल रहा था तो विपक्ष के लोगों ने ये नारेबाजी की कि ये तो युद्ध से पीछे है, डर रहे रहते हैं, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से ये इलेक्शन जीते थे। और उसके बाद जब इतनी सारी बातें बढ़ गई तो फिर इनको युद्ध में भाग लेना पड़ा। पर फिर भी ये इस वारसाई की संधि में चाहते थे कि भाई संधि ना इक्वल पे हो, इक्वालिटी पे हो, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर ब्रिटेन, फ्रांस और ये जो लोग थे, ये लोग चाहते थे कि भाई पूरा फायदा उठाओ। और ये संधि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफा था, पार्शियलिटी हुई पूरी संधि में, उन पे अपने विचार को थोपा गया। अब भाई जब दो लोगों के बीच सुलह होता है तो दो बातें उसकी भी सुननी होती है, लेकिन जर्मनी का तो कुछ सुना ही नहीं, अपना पूरा का पूरा बना करके उसके सर पे थोप दिया। जब जर्मनी के नेता लोग पहुंचे तो उनको ऐसे होटल में रखा गया, पूरा जेल की तरह था, ठीक है, खाने के लिए नहीं पूछा गया, काफी ज्यादा इंसल्ट हुई। जर्मनी के नागरिकों को भी बुरा लगा, राष्ट्रवादी थे लोग, देशभक्त थे, बुरा लगता है, ठीक है। उस वक्त एक व्यक्ति था जिसका नाम है हिटलर, वो उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट था, बहुत ही बहादुरी से लड़ा था हिटलर, उसको आयरन क्रॉस का अवार्ड भी दिया गया था। और जब नेताओं ने आत्मसमर्पण किया तो उसने कहा हमारे देश के नेता कायर है, और उसकी सोच एक सैनिक की तरह थी। सैनिक हमेशा सोचता है या तो मरो या तो मारो, पर नेता लोग तो भाई सिविलियंस के बारे में भी सोचेंगे ना, तो अपने हिसाब से तो वो गलत नहीं थे, हिटलर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। यहाँ से हिटलर का ओरिजिन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वारसाई की संधि थी वो बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से हुआ, और कहीं ना कहीं मलाल रह गया जर्मनी के मन में, और यही विश्व युद्ध का दूसरा कारण बनता है, सेकेंड विश्व युद्ध का यही रीजन बनेगा आगे चल करके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज तो मैंने समाजवाद, पूंजीवाद बता दिया, रूस किस तरीके से यूएसएसआर बना, यानी उसके सोवियत संघ बनने की क्या कहानी थी, आप ये भी जान गए। विश्व युद्ध कैसे खत्म हुआ, अमेरिका की एंट्री, ये भी आप जान गए, ठीक है। तो विश्व युद्ध में बहुत सारे देश इंक्लूड थे। और हाँ, एक चीज और बताना मैं भूल गया, इटली जो है, इटली प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, ठीक है, और जर्मनी के ऊपर तो ये सारी चीजें थोप दिए गए। और मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कि किस तरीके से ऑल्सेस और लॉरेंस पे कब्जा किया गया था। तो ये ऑल्सेस और लॉरेंस का जो एरिया था फ्रांस ने वापस लिया, इवन जर्मनी के कुछ जगहों पर भी कब्जा कर लिया। जर्मनी के जो रेल के जो जहाँ पे बनते थे कारखाने वगैरह थे, वो सब भी, कोयले के खादान वगैरह भी सब फ्रांस के कब्जे में आ गया। इधर कुछ जमीन इन्होंने ले, जर्मनी की पूरी जमीन बंदरबाट कर लिया, और थोड़ा सा हिस्सा जर्मनी के पास पड़ा। और इवन इस युद्ध का पूरा नुकसान का खर्चा जर्मनी पे थोप दिया गया। ये कहा गया कि ये युद्ध जो है भाई आपकी वजह से हुआ है, तो जितने देशों का जो भी नुकसान हुआ आप दोगे। बहुत लंबे समय तक जर्मनी ने इस युद्ध का जो भी नुकसान था उसको चुका, अभी कुछ साल पहले तक चुका ही रहा था, ठीक है। तो इस युद्ध का पूरा खामियाजा जर्मनी पे थोपा गया। भाई युद्ध में तो सभी लोग थे, सबकी जिम्मेदारी थी, लेकिन जर्मनी के साथ ऐसा क्यों? तो पूरा अन्याय हुआ और जर्मनी पर युद्ध का खामियाजा थोपा गया। एक कहीं ना कहीं युद्ध का कारण ये भी था, जिसके कारण जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। कहते हैं कि वहाँ पे 9th क्लास में आप जब पढ़ोगे तो उसमें बताया गया कि ब्रेड खरीदने के लिए बैलगाड़ी भर के नोट लेके जाना पड़ता था, इस तरीके से पंच किया गया। हाँ, तो ये चीज़ हम देखते हैं कि जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया, जो कि दुनिया पर काफ़ी ज़्यादा हावी कर रहा था, और बाद में अंत आते आते हम देखते हैं कि वो पिछड़ गया। बेसिकली इसको हम विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? हुआ तो एक देश के बीच था, लेकिन इसमें और भी देश आ गए, 2 देशों से होते होते हुए और भी देश इंक्लूड हो गए, तो इसलिए इसको हम विश्व युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे देशों का होने का कारण, तकरीबन 37 देश इसके अंदर इंक्लूड थे, इसलिए इसको विश्व युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका कोल्ड वॉर जो कि आपका सिलेबस का है, फिर वहाँ से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।